हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सबों को लुसेंट सामान्य ज्ञान का जो न्यू बुक आया है उससे प्राचीन इतिहास का टॉपिक नंबर 1 को बताने वाला हूं। यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जो फर्स्ट टाइम लुसेंट को पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम एक बार किसी टॉपिक को दूसरे से पढ़ लेते हैं या सुन भी लेते हैं तो उस टॉपिक को खुद से पढ़ने में रुचि जग जाता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1 है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। टॉपिक नंबर 1 को पढ़ने से पहले हम सब भारत के इतिहास को जान लेते हैं। भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। और प्रश्न यह पूछेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 7 देश आते हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी कि जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों के और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पेलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोयड और मंगोलाइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। उसके बाद प्राचीन भारत स्टार्ट होता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? संहिता कहा जाता है। सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, बालखिल पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं यानी कि मंत्रों ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री यानी ऋग्वेद में जितने भी मंत्र है उसको पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं? होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके
मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। यानी कि ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल का व्याख्या है? तो 10 मंडल का। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, नासदीय सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। चातुष्य वर्ण समाज की कल्पना आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। वर्णित पुरुष सूक्त है। यानी कि चातुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत पुरुष सूक्त है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित। यानी चातुष्वर्ण समाज के बारे में ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णन किया गया है। चातुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि, और जो कहाँ से निकले हैं? पुरुष ब्रह्मा की क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं तथा चरणों से उत्पन्न हुए हैं। यानी कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं और भुजाओं से क्षत्रिय, वैश्य कहाँ से? जंघाओं से वैश्य उत्पन्न हुए और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य, जिसका वध नहीं किया जाता है, शब्द का संबंध गाय से है। यानी कि ऋग्वेद में अधन्य शब्द का संबंध किससे है? तो गाय से है। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है, किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख है, किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी का जो कहानी उसको समझ लेते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर भी कहा जाता है, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष यानी कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व, यानी कि जिसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में BC बोलते हैं, और इसका डिटेल क्या हो जाएगा? बिफोर द बर्थ ऑफ जेसुस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व पहले हुआ था। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द AD में लिखा जाता है, और AD यानी कि AD का अर्थ क्या होता है? एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, और लॉर्ड किसके बदला में आया है? जेसुस क्राइस्ट के बदला में आया है। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। अगला लाइन है, वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है, और वामन अवतार के बारे में कुछ लिखा गया है। वामन अवतार भगवान वामन श्रीहरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव के रूप में प्रकट हुए थे। इनके पिता वामन ऋषि एवं माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु के द्वारा
इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि वामन भगवान यानी भगवान विष्णु को जो वामन के रूप में अवतार लिए थे उसको दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान प्रमुख है। उसके बाद ऋग्वेद के बाद हम यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु और ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या बोलते थे? उसको होत्री बोलते थे। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहते थे और यजुर्वेद इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। और यजुर्वेद के बाद कौन सा वेद है? सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ गान है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी कि मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उर्दात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। और यजुर्वेद के बाद कौन सा वेद है? अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है, इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, यानी कि पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी कि खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। और परीक्षित कौन थे? परीक्षित अर्जुन का पुत्र, अभिमन्यु के पुत्र थे, यानी अर्जुन का पुत्र थे। और कहा जाता है धार्मिक मान्यता के अनुसार राजा परीक्षित के समय में ही जो कलयुग था उसका एंट्री हुआ था। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। और शाकल शाखा का संबंध किस वेद से है? तो ऋग्वेद से है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्य दिन और कान्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मित्रायणी और तेतरी है। कोथुम, रानानी एवं जेमिनी या तलबकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्व वेद की शाखाएं शौनक और पेपलाद हैं। नोट पॉइंट है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद क्या है? अथर्ववेद है।
उसके बाद ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद के बारे में है। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, अरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है, और एक तरफ वेद के नाम है और एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है ऐतरेय एवं कौशतकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है तैतरेय व शतपथ। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवीस और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। और परीक्षित कौन? वही राजा परीक्षित है जो अर्जुन के पुत्र थे और अभिमन्यु के पुत्र थे। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, के कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है, यानी कि मनुस्मृति किस काल में लिखे गए थे? तो शुंग काल में। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और नारद स्मृति किस युग के बारे में जानकारी देता है? तो गुप्त युग के बारे में। उसके बाद वेदांग एवं सूत्र है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये हैं शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, यानी कल्प में कर्मकांडीय विधि के बारे में बताए गए, निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया है। स्रोत गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, आप, स्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। पुराण, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। एक तरफ पुराण है और दूसरी तरफ संबंधित वंश है, यानी कि कौन से पुराण किस वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा क्षुद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य के बारे में जानकारी दिए गए हैं। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों
एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, यानी कि इससे मौर्य कालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक श्याम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी है, यानी कि राजतरंगिणी का अर्थ क्या होता है? राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी लिपि शब्द का प्रयोग अष्टाध्यायी में पहली बार हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। और जब हम वंश के बारे में पढ़ेंगे तो सबके बारे में अच्छा से पढ़ेंगे। विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारियाँ, और सबसे पहले है यूनानी रोमन लेखक के बारे में, क्योंकि हम सब प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़े थे, उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा क्या था? विदेशियों का विवरण, यानी जो विदेशी से भारत आए थे वो अपने पुस्तक में भारत के बारे में क्या सब लिखे थे उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला यूनानी रोमन लेखक, सबसे पहले टेसियस, यह ईरान का राजवेद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। और दूसरा है हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। और इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। और भूगोल का पिता हिकेटियस को। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत, फारस, और ईरान का पुराना नाम फारस था, के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका वर्णन भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्राटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। उसके बाद डायमिकस, यह सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन थे? बिंदुसार थे, और उसका पुत्र अशोक। डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था, और इस सब के बारे में हम फिर से पढ़ेंगे। और टोलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। और प्लिनी के बारे में, इसने सर्वप्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है, यानी कि नेचुरल हिस्ट्री का लेखक कौन है? प्लिनी है, और भारत के भूगोल नामक पुस्तक का लेखक टोलमी। और यह सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक है फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। यानी फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद संयुग्न के बारे में है। यह 518 ईस्वी में भारत आया था। और ये प्रश्न पूछता है कि संयुग्न किस शताब्दी में भारत आए थे, यानी कि 6ठी शताब्दी हो जाएगा। तो यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। उसके बाद भेनसांग के बारे में है। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। भेनसांग
29 ईस्वी में भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया, तो चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद इत्सिंग है, यह भी एक चीनी यात्री थे। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। इत्सिंग के बाद अरबी लेखक है। अरबी लेखक में सबसे पहले अलबरूनी। यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ख्वारिज्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी हुई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, माप तंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है, यानी अलबरूनी के बारे में। उसके बाद इब्न बतूता है। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। उसके बाद अन्य लेखक है तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। उसके बाद है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता यानी कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित है। इन लोगों ने भट्टी प्रोलू, घंटा सलाम, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, जिसको एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत यानी कि अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वैश्यनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाले अभिलेख सोहगोरा अभिलेख है। और सोहगोरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो उत्तर प्रदेश, यानी सोहगोरा अभिलेख का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। और सातवाहन वंशवर के बारे में फिर से हम पढ़ेंगे, इसलिए इसको थोड़ा फास्ट खींच देते हैं। रेशम बुनकर की श्रेणियां की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीधे
सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कसारपन कहा गया है। इस सब के बारे में फिर से हम सब पढ़ेंगे। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। महत्वपूर्ण अभिलेख है। अभिलेख एक तरफ शासक है। हाथी गुम्फा अभिलेख का, जिसको तिथि रहित अभिलेख कहा जाता है, कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़, जिसको गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। और अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। उसके बाद कुछ पॉइंट और लिखा गया, इसको भी खत्म कर देते हैं। तो दूसरा टॉपिक प्रागैतिहासिक काल स्टार्ट कर देंगे तब नेक्स्ट वीडियो में। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। ये सब के बारे में फिर से डिटेल से पढ़ेंगे जब समुद्रगुप्त के बारे में गुप्त वंश में पढ़ेंगे। अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, जिसको पहले स्वर्ण भूमि, वर्तमान नाम क्या है म्यांमार, मलाया जिसको स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली क्या है? द्राविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। यानी दोनों का मिक्सर जो रहेगा उसको वेसर शैली कहेंगे। नागर और द्रविड़ शैली का मिक्सिंग क्या कहलाता है? वेसर शैली कहलाता है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है। जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर का उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। ब्रह्मेश्वर मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश। भुवनेश्वर लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। तो फर्स्ट टॉपिक नंबर खत्म होते हैं, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो पहला टॉपिक खत्म हो जाता है। दूसरा टॉपिक हम सब क्या पढ़ेंगे? प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। और पहला टॉपिक थोड़ा बड़ा था तो इसीलिए थोड़ा फास्ट खींच दिया है वीडियो को, और आप सब रिवीजन के पर्पज से भी इसको सुन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।